हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ऊतक। हमारा तीसरा चैप्टर है। अभी तक हमने जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और सेल्स के बारे में पढ़ा है। अब हमारा टॉपिक है ऊतक। तो ऊतक के बारे में अब हम जानेंगे। पहले ऊतक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे गए हैं। तो ऊतक टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। उसके बाद एनिमल टिश्यू जंतु ऊतक, ये चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। उसके बाद एपिथेलियल के अंतर्गत इसके हम पार्ट्स पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। स्क्वेमस, उसके बाद है क्यूबॉइडियल, उसके बाद है कॉलमनर। कॉलम से आप देखेंगे स्तंभाकार होता है। कॉलम मतलब स्तंभ, तो ये स्तंभाकार होता है। उसके बाद है सिलिएटेड, उसके बाद है ग्लैंडुलर। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, इसके प्रकार देखेंगे। इसमें पहले आता है टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन मतलब हड्डियों से संबंधित है, ब्लड रक्त से संबंधित है, एरियोलर, एडिपोज। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत हम देखेंगे स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं और स्मूथ मसल्स, और ये हैं कार्डियक मसल्स, यानी कि ये हृदय। कार्डियोलॉजी मतलब कि हृदय से संबंधित होता है ना, ये रूट वर्ड होता है हृदय का, तो ये कार्डियक मतलब होता है हृदयक। एडिपोज आपका वसा में होता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू, इसके पार्ट्स नहीं होते। उसके बाद हम देखेंगे टिश्यू का दूसरा पार्ट प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक मतलब विभाज्योतक मतलब विभाजन टाइप का होता है ना, तो विभाजन ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं, ये विभाजन की प्रक्रिया पौधों में एक समय के पश्चात ये परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। जब विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो ये परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। तो विभाज्योतक ये तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तो उसके बाद एपिकल टिश्यू जो होते हैं, एपिकल टिश्यू इसे शीर्ष विभाज्योतक कहते हैं। ये शीर्ष विभाज्योतक होता है, जैसे कि ये पौधे, ये मान लिया इसकी जड़ें हो जाती हैं, ये शीर्ष वाला भाग होता है। तो एपिकल एपेक्स से बना है। एपेक्स का मतलब होता है शीर्ष, एपेक्स का मतलब शीर्ष होता है, तो ये एपिकल शीर्ष विभाज्योतक होता है। इसका काम शीर्ष व जड़ों की कोशिकाओं में होता है। उसके बाद है लैटरल टिश्यू होता है पार्श्व विभाज्योतक। इसका जो होता है वो तने व जड़ की मोटाई से संबंधित होता है। ये तने और जड़ों की मोटाई से संबंधित होता है। उसके बाद अगला है इंटरकैलरी, अंतर्वेशी विभाज्योतक। इंटरकैलरी का मतलब होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक। ये शाखा और पत्तियों निकलने से संबंधित होता है। जो शाखाएं होती हैं और जो पत्तियां पेड़ में निकलती हैं उससे संबंधित होता है इंटरकैलरी। उसके बाद है आपका मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू जो है तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद है आपका कोलेनकाइमा, उसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा, यह मृत कोशिकाओं से बना होता है। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम होते हैं। तो फ्लोएम जो होता है वो उसके अंतर्गत जैसे आप देखेंगे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स, रेसे होते हैं। कंपेनियन सेल्स या सहचर कोशिकाएं। उसके बाद जाइलम के अंतर्गत जाइलम वेसल्स हैं और ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर्स इसमें भी हैं। तो ये फ्लोएम के अंतर्गत होता है और इसमें जाइलम के अंतर्गत होता है। अब हम देखेंगे वो क्वेश्चंस जो हमारे पूछे गए हैं टिश्यू से। तो इसके जैसे कि है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू, इससे क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि उपकला ऊतक, यह ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। तो जैसे क्वेश्चन था आपका कि कैसे मतलब किस प्रकार का ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, तो है आपका उपकला ऊतक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। तो इसका क्वेश्चन है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के संचरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो क्या उत्तरदायी है? पेशी और संयोजी ऊतक का संयोजन मानव शरीर के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख। तो अवकाशी ऊतक एरियोलर टिश्यू होता है। तो इसके अंतर्गत है, यह अंगों के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत करता है। तो अवकाशी ऊतक का काम क्या होता है कि यह अंगों के अंदर अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हड्डी। हड्डी किस प्रकार के टिश्यू का उदाहरण है? तो हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो वो है वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एरियोलर ऊतक यानी कि अवकाशी ऊतक, ये ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। अवकाशी ऊतक जो होता है वो ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन है? मतलब किस प्रकार का ऊतक जो होता है वो वसा संचायक ऊतक है? तो एडिपोज, अभी आपने देखा, वसा संचायक ऊतक है। उसके बाद है, ऊतक क्या होता है? वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं वो ऊतक कहलाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेशे। तो उन कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञ प्राप्त होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है। ठीक है, तो रेशे के अंतर्गत ये है, उन कोशिकाओं के समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य को करने के लिए विशेषज्ञ प्राप्त होते हैं, जैसे कि शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त और हड्डी संयोजी ऊतक के उदाहरण। तो रक्त और हड्डी किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हमारे शरीर का ये क्वेश्चन है आपका कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को कौन बनाता है? तो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक में मैट्रिक होते हैं और कोशिकाओं में मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेशी ऊतक के प्रकार। तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? तो मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिचर्म। अधिचर्म कोशिकाओं से त्वचा बनी है। त्वचा किन कोशिकाओं से बनी है? तो अधिचर्म कोशिकाओं से बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एपिथेलियल ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। एपिथेलियल मतलब किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं? तो एपिथेलियल प्रकार के ऊतक ग्रंथियां बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयतफलकी एपिथेलियल इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयतफलकी एपिथेलियल इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपका पूछा गया, हिस्टामाइन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। तो हिस्टामाइन स्रावक कोशिकाएं कैसे ऊतकों में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा संयोजी ऊतकों में, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि अवकाशीय ऊतक एरियोलर टिश्यू त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। अवकाशीय ऊतक जो होता है एरियोलर टिश्यू वो त्वचा और मांसपेशियों के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है तो रुधिर लाल होता है, तो ये लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वहिका उत्तर ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद है प्लांट टिश्यू में वहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, मतलब कि ग्रंथियों का निर्माण, जो वहिका ऊतक है वो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला है प्लांट टिश्यू में जैसे कि अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्लांट टिश्यू के अंतर्गत हैं। जैसे कि अब है क्वेश्चन पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद अपशिष्ट उत्पादों को संग्रह किया जाता है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन होगा कि पुराने जाइलम में अपशिष्ट उत्पादों का संग्रह, मतलब किन अपशिष्ट उत्पादों का संग्रह किया जाता है, तो रेजिन और गोंद का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाता है, तो जड़ों, बीजों और फलों और विभाजित कोटक के मतलब भागों तक पहुंचाता है। यहाँ से है जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्यों तक। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ विभाज्यों तक होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे इसमें पूछा गया है कि मतलब फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य था, तो ये फ्लोएम के कार्य हैं। तो फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है। उसके बाद है आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। सुक्रोज के कारण यहाँ परासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल फ्लोएम में चला जाता है। यहाँ पर आपका परासरण दाब होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। तो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी कौन बनाता है, तो लिग्निन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। तो पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में पौधे अपने विशिष्ट भागों मतलब उस अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संयोजित करते, तो पत्तियों और रसधानियों और पुराने जाइलम में संयोजित करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका फ्लोएम पौधों का संवहनीय ऊतक है जो पोषकों का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है वो एक संवहनीय ऊतक है और यह पोषकों का परिवहन करता है, यानी कि पौधों में जो पोषक तत्व जल और खनिज लवण ले जाता है, मतलब कि वो फ्लोएम से संबंधित होता है। तो पोषक का परिवहन फ्लोएम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उसके अस्तित्व को संभव बनाया जाता है, तो वो है आपका संवहनीय ऊतक। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उसके अस्तित्व को संभव बनाया जाता है, तो संवहनीय ऊतक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि ऊतकों के बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति और गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर पुराने जाइलम में संचित होते हैं। तो पादपों में रेजिन और गोंद कहाँ संचित होते हैं, तो पुराने जाइलम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। फ्लोएम का कार्य खाद्य पदार्थों का प्रभाव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चलानी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो ये यहाँ चालनी पट्टिकाएं होता है, चालनी पट्टिकाएं होती हैं जो सीव प्लेट्स होती हैं, उनको फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सरल स्थायी ऊतक
3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये सरल स्थायी ऊतक होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नारियल के छिलके में मौजूद होता है जो कठोर और दृढ़ बनाता है। मतलब नारियल के छिलके में क्या मौजूद होता है जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है, तो वो है आपका स्क्लेरेन्काइमा। ये आपका गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो ये ऐसे क्वेश्चन था कि नारियल के छिलके में क्या मौजूद होता है जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है, तो वो है आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा का काम होता है पौधों को दृढ़ और कठोरता प्रदान करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो होते हैं वाहिकाएं एंड वाहिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करता है? तो वो पुराने जाइलम में संग्रहित करता है। जो अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण होता है तो वो पुराने जाइलम में किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रॉल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो पत्तियों में। रॉल मतलब वही रेनिन जो होता है। उसके बाद ये यहाँ था कि पौधों में उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रॉल पौधों के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो वो आपका है पत्तियों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? तो पैरेन्काइमा, वो भोजन के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों के पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? जड़ों से पौधे के शेष भागों में जो जल ले जाने का काम होता है वो जाइलम ऊतक करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? तो वो जाइलम है। जाइलम ये यहाँ जल का परिवहन करता है ना, तो यही पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। उसके बाद है, मृद ऊतक और स्थूल ऊतक किस प्रकार के ऊतकों के प्रकार हैं? तो ये सरल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। सरल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं मृद ऊतक और स्थूल ऊतक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है वो सारे सही दिए गए हैं। तो जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है। जो जाइलम होता है वो जल और खनिज का परिवहन, मतलब ये सही वाले कथन है। तो उसके बाद अगला है, जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं। उसके बाद अगला है ऑप्शन, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम जो होता है वो जल को जड़ों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जाइलम और फ्लोएम ये ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। तो संवहन पुल किस प्रकार के ऊतक बनाते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो वो है स्क्लेरेन्काइमा। ये दृढ़ ऊतक होता है, तो इसका काम होता है पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करना। तो यही पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। उसके बाद अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य कौन सा नहीं है? तो पौधों को संरक्षित करना, रोमों की सहायता से ये सारे जो हैं वो बाह्य त्वचा का कार्य हैं। मतलब कि इनमें से जो क्वेश्चन था वो नहीं का था, तो नहीं वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया, क्योंकि ये सारे जो हैं वो पौधों के बाह्य त्वचा के कार्य हैं। तो इनमें से पौधों को संरक्षित रखना और रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना। उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। ये सब पौधों के बाह्य त्वचा का कार्य होता है। ये सही वाले ऑप्शन हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों का निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो होती है विभेदन। इस क्रिया को विभेदन कहा जाता है। जो स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया होती है उसे विभेदन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्थूल कोण ऊतक। ये होते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा को कहा जाता है स्थूल कोण ऊतक। तो इनकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं।
यह पौधों की विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। कोलेनकाइमा जो होता है ये लचीलापन लाता है पौधों में, जिससे कि पौधे टूटते नहीं हैं, और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं तो पेक्टिन और काइनिन से कोने पर मोटी हो जाती हैं। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो पेक्टिन और काइटिन से कोने पर मोटी हो जाती हैं। उसके बाद है सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो ये पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिग्निन। लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। दृढ़ कोशिका जो दृढ़ ऊतक होते हैं उनकी कोशिका भित्तियां मोटी क्यों होती हैं? तो लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती हैं। उसके बाद है शीर्ष विभाज्योतक। तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तने और जड़ों के शीर्ष पर जो पाया जाता है वो शीर्ष विभाज्योतक होता है, एपिकल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जाइलम। यह मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है और यह जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। यह पानी का संवहन करता है, जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो जाइलम का कार्य देखा आपने कि जाइलम जो होता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है और यह पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज को पहुंचाता है, यह पानी का संवहन करता है और जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण भी करता है। उसके बाद है पैरेन्काइमा ऊतक। यह इसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है। तो किस प्रकार के ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा। उसके बाद है लैटरल मेरिस्मेटिक। तो ये लैटरल मेरिस्मेटिक जो होता है वो पौधों के तनों में छालों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है। तो पौधों के तनों की छालों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है तो वो लैटरल टिश्यू के अंतर्गत होता है। उसके बाद है मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। उसके बाद है मेरिस्टेमेटिक ऊतक की विशेष भूमिका निभाते हैं। इसी में है कि मेरिस्टेमेटिक का ही ये भी क्वेश्चन है कि ये ऊतक की विशेष भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब ये स्थायी ऊतक बन जाते हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो जब अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं तो ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विभाज्योतक ऊतक। ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष विभाज्योतक, एपिकल मेरिस्मेटिक। तो ये तने व जड़ों की शीर्ष तथा पत्तियों के अग्रों पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। उसके बाद अगला है अग्रस्थ मेरिस्टेमेटिक, यानी कि शीर्षस्थ तना और जड़े के शीर्ष पर पाया जाता है, ये वही है एपिकल। तो ये तनों और जड़ शीर्ष पर पाया जाता है। उसके बाद अगला है पार्श्वी विभाज्योतक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। तो ये कैम्बियम, तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है। कैम्बियम तथा मतलब तने और जड़ों की परिधि में स्थित होता है, उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पार्श्वी विभाज्योतक। पार्श्वी विभाज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। उसके बाद है अंतर्विष्ट विभाज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो ये पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है तथा इनके भागों की वृद्धि करता है। उसके बाद अगला है अंतर्विष्ट विभाज्योतक, ये पत्तियों के तल में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर का स्थान बढ़ता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मतलब है सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो होता है इसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा की ये मृत कोशिकाएं होती हैं, नारियल की छाल का निर्माण करती हैं और नारियल की भूसी बनाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जाइलम के प्रकार। तो जाइलम के प्रकार हैं जैसे कि वाहिकाएं,
और जाइलम मृदुतक। तो ये अगला है जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर, ये चौथा प्रकार है इसका। तो ये हो गया आपका जैसे वाहिनिकाएं, ये होते हैं ट्रैकेट्स, वाहिकाएं वेसल्स, और जाइलम मृदुतक तो ये जाइलम पैरेन्काइमा होता है। उसके बाद ये जाइलम फाइबर है, तो इससे क्वेश्चन था कि जाइलम फाइबर, ये चौथा नंबर है आपका। तो इसी में देख लेना कि ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं हैं। तो क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। तो ये जाइलम फाइबर के अंतर्गत था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो पूछे हुए थे। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।